everyone. I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. तो कोविड-19 की सिचुएशन में जहां डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, वहीं हमें यूजुअली ये देखने को और सुनने को आता है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया, या अगर एफआईआर रजिस्टर्ड की भी है तो उसके बाद वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हमारे पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे राइट्स के अलावा जो पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट लिखने से मना करता है, क्या उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा ये केस लॉ ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस केस में ये केस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेप्स में इसकी जजमेंट आई है। तो यहाँ पे तीनों स्टेप्स में जो जजमेंट्स आई हैं उनमें डिफरेंसेस हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये पूरा केस इसी टॉपिक पे डिस्कस करता है कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ राइट्स होंगे या नहीं होंगे। तो इस पार्ट में हम यहाँ पे एक स्टेप को डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे इनके सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस केस के सेकंड और थर्ड तीनों फेसेस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे एक माइनर गर्ल किडनैप होती है, और जब यहाँ पे एक माइनर गर्ल किडनैप होती है तो इसके फादर एफआईआर करवाते हैं। तो उससे पहले ये केस 2008 का है और यहाँ पे 154 स्केल है, और यहाँ पे इस केस की जो जजमेंट आई है वो इसी साल आई है। तो जो माइनर होती है, माइनर गर्ल किडनैप होती है, उसके फादर एफआईआर करवाते हैं। तो यूजुअली जैसे हम देखते हैं एफआईआर रजिस्टर्ड तो हो जाती है, बट इस गर्ल को ढूंढने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया जाता। और यहाँ पे जब उन्हें पता लगता है सस्पेक्टेड पर्सन को ये लोग अरेस्ट भी नहीं करते। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है ऑफिसर इंचार्ज को, बट एक्शन नहीं लिया जाता, उसके बाद सेकेंड चीज इनके साथ क्या होती है कि उनके फादर को ये एसएचओ के थ्रू प्रेशराइज किया जाता है कि आप जो अपनी एफआईआर है उसे विड्रॉ कराओ, उसे वापस ले लो। तो यहाँ पे अब ये 3 स्टेप्स के बाद, अब जनरली कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, पार्शियलिटी होती है ये कि तुरंत एफआईआर लिखी जाती है और एफआईआर के बाद तुरंत सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट भी किया जाता है, और अरेस्ट करने के साथ साथ आगे के सारे प्रोसेस तुरंत स्टार्ट किए जाते हैं। बट वहीं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद ये तो रही एक बेसिक फैक्ट इस केस की। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं कि लीगल इशू क्या सामने आता है। यहाँ पे हमें पहले बेसिक 2 चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे उनके फादर के साथ एफआईआर लिखी, लेकिन जो उनके साथ मिसबिहेव हुआ, एसएचओ ने प्रेशराइज किया, और यहाँ पर एक इसमें नेक्स्ट इसके पार्ट में हम ये भी देखेंगे एफआईआर रिलेटेड प्रोविजंस को। तो यहाँ पे लीगल इशू यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल क्या होगा व्हेन द कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज, जब वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का रिफ्यूज टू रजिस्टर द एफआईआर इटसेल्फ, जब वो एफआईआर खुद से लिखने से मना कर दे, कैन दे पनिश्ड, क्या वो पनिश्ड हो सकते हैं अपने इस यहाँ पे इस अपने गलत आपराधिक बिहेवियर के लिए। तो ये तो इसमें लीगल इशू देखने को मिलता है हमें। अब इस लीगल इशू का आंसर क्या, अब इस लीगल इशू का जो आंसर निकल के सामने आता है वो आंसर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में है। इसमें सबसे पहले कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस कंडीशन में गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो इसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ गाइडलाइंस को इशू करे। और कई बार ऐसा भी होता है
कि इनकेस पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखती है और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पड़ने पे उनके कहने पे एफआईआर लिखी जाती है। तो यहाँ पे इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस निकाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली चीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट को कि वो इसके रिगार्डिंग जो स्टेप्स उठा सकते हैं उन्हें उठाएं, और यहाँ पे जो रिलेटेड यहाँ पे एफआईआर है वो जरूर रजिस्टर्ड हो, और एफआईआर रजिस्टर्ड के साथ साथ यहाँ पर जो अगर एफआईआर की कॉपी विद इन 24 आवर्स यहाँ पे उस पर्सन को देना जरूरी है जो एफआईआर लिखवा रहा है। तो ये इसके साथ साथ एफआईआर लिखनी जरूरी है, और एफआईआर के बाद सस्पेक्टेड पर्सन को एप्रीहेंड अरेस्ट करना भी यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे अगर हम सेक्शन 154 देखते हैं, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर की बात करता है, तो वहां पे जो एफआईआर है वो मैंडेटरी है, यानी एफआईआर लिखी ही जानी चाहिए। सेकेंड चीज हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डीजीपी ये बोला है कि अगर इनकेस पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती तो यहाँ पे उस पर्सन के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड डीजीपी एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस टू टेक नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग एफआईआर। तो यहाँ पे इनको भी इस एफआईआर के रिगार्डिंग एक स्टेप लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी एक स्टेप ले सकते हैं। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो हमारा लीगल इशू था कि जो पुलिस ऑफिसर इन्हें जो है एफआईआर नहीं लिखते या तो एक ऑफेंसिव मिसबिहेव करते हैं, जो बिहेव करते हैं उसके रिगार्डिंग पुलिस के ऊपर भी यहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लगाई जा सकती हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि यहाँ पे कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना या जो उनकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा ना करना। तो इस केस के फैक्ट पार्ट 1 के फैक्ट, लीगल इशू और डिसीजन ये है। इस केस में सेकेंड और थर्ड जजमेंट के साथ जजमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो स्टे वॉचिंग अवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।